नमस्कार, मैं यशवीर सिंह और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद यशवीर सर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स में हम लोग कवर कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को। और अप्रैल तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल माह की जो प्रतियोगिता दर्पण है उनको हम कवर कर चुके हैं। मई माह की इस दर्पण को हम कवर करने जा रहे हैं और तत्पश्चात इसके हम जून की दर्पण को भी देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं हम लोग आज आपका अप्रैल। और अप्रैल में आप जानते हो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से। राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं कब की? मई 2021 की। ठीक है, जो हमारी दर्पण है इसमें सबसे पहले जो हमारा बिंदु है डिस्कस करने का, अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्या है? तो आपको पता है कि हमारी आज़ादी के 2023 में, है ना, 75वें वर्ष क्या हो जाएंगे? पूर्ण हो जाएंगे। मतलब हमें आज़ादी लिए हुए 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तो उसके ही उपलक्ष्य में एक भारत सरकार ने महोत्सव शुरू करा है जिसका नाम है अमृत महोत्सव। ठीक है, ये कब से कब तक है? तो ये प्रारंभ हुआ है आपका 12 मार्च को। ठीक है, ये प्रारंभ कब हुआ है? 12 मार्च को। और ये कहाँ से कहाँ तक? 12 मार्च को एक यात्रा निकाली गई थी, पद यात्रा थी अहमदाबाद से साबरमती आश्रम। ठीक है, ये पद यात्रा थी, यहाँ निकाली गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है मैंने आपको बता दिया। उद्देश्य आज़ादी के 75वें वर्ष जो पूर्ण होने जा रहे हैं उनको मनाना इसका उद्देश्य है। इसकी अवधि क्या रहेगी, कब से कब तक हम इसको मनाएंगे, है ना, अमृत महोत्सव को? तो इसे हम मनाएंगे 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023। ठीक है, हम इसको मनाने जा रहे हैं। यहाँ तक हो गया। इसकी ड्यूरेशन टोटल जो है 75 सप्ताह है, 75 सप्ताह इसकी ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, तो ये आपका अमृत महोत्सव। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हम जो बात करेंगे, जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, एक जल शक्ति अभियान। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, जल शक्ति अभियान को भी। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जरूर। जल शक्ति अभियान, ये जल शक्ति अभियान इसका पूरा नाम है कैच द रेन। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसको चलाया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और इसको जो प्रारंभ किया गया था वो करा गया था 22 मार्च 2021। और ये 22 मार्च को आप जानते हो क्या होता है? विश्व जल दिवस। ठीक है, आगे और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हमारा जो वर्षा की बूंदें होती हैं, जब बारिश होती है तो जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनको सहज करके यूज करना, उनका प्रयोग करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें। तो आगे की योजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है, इसका है क्या आपका? इसको लेकर के समझौता हुआ है। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना 3 लोगों के मध्य, 3 संस्थाओं के मध्य, एक मध्य प्रदेश सरकार के, दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार और तीसरा भारत सरकार। इन तीनों ने समझौता करा है केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर के। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा और जोड़ करके इसके जो जल होगा उससे बुंदेलखंड के लिए सिंचाई व्यवस्था कर दी जाएगी। ये इसका प्रॉपर उद्देश्य है। ठीक है, तो उस उद्देश्य आप याद रखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट, एक बांध बनाया जाएगा यहाँ पर, दोधन बांध बनाया जाएगा। कहाँ पर? एमपी में। इसी दोधन बांध का निर्माण करके केन नदी का जल जो है बेतवा नदी से मर्ज कर दिया जाएगा और वो जल जो होगा वो कहाँ जाएगा? बुंदेलखंड को क्या करेगा? बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है, और ये केन और बेतवा नदी का जल जो है वो कहाँ जोड़ा जाएगा? झांसी में। कहाँ जोड़ा जाएगा? आपका झांसी, यूपी में। दोनों नदियों का आपस में मर्ज कहाँ करा जाएगा? झांसी। ठीक है, और इस केन बेतवा लिंक परियोजना जो है इस पर 103 मेगावाट की विद्युत परियोजना भी स्थापित की जा रही है। ठीक है,
तो ये था थोड़ा सा केन बेतवा लिंक परियोजना क्या थी, आप इसको याद रखना। इसकी एक विशेषता और है, केन बेतवा लिंक परियोजना में ये देश की पहली है ना नदी जोड़ी परियोजना है। मतलब देश में पहली बार किन्हीं दो नदियों को जोड़ा जा रहा है, ये अपने आप में ऐसी पहली क्या कहते हैं आपका परियोजना है। नेक्स्ट है मैरीटाइम इंडिया समिट। मैरीटाइम इंडिया समिट, ठीक है, ये 2021 है। इसका जो आयोजन हुआ था, आयोजन वो हुआ था आपका 2 से 4 मार्च, ठीक है। और ये कैसे हुआ था, वर्चुअल तरीके से हुआ था, यानी कि ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। और आप समझ रहे हो मैरीटाइम का मतलब समुद्री क्षेत्रों से संबंधित है, रख रखाव या उनके विकास से संबंधित ये था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक PSLV है जिसका अभी प्रक्षेपण किया गया था 28 फरवरी को, तो उसे जानना है, ठीक है। तो PSLV C51, इसको विशेष रूप से याद रखना। PCS वगैरह अगर आपका जून में PCS होता है तो यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो प्रक्षेपण हुआ था वो कब हुआ था, पहले उसे जान लेते हैं। तो इसका प्रक्षेपण हुआ था 28 फरवरी 2021 को, ठीक है। स्थान कहाँ से प्रक्षेपण हुआ था, इसका स्थान हुआ था आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ से इसका प्रक्षेपण हुआ था। इसका प्रक्षेपण किया गया तो टोटल उपग्रह कितने थे, तो टोटल कुल मिलाकर के 19 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर के 3 देशों के उपग्रह थे। एक था आपका अमेरिका, एक आपका भारत और एक है हमारा ब्राजील। अमेरिका के 13 उपग्रह थे, भारत के 5 थे और ब्राजील का 1 था, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है PCS में, कई बार करंट अफेयर्स में आता है ऐसे ही कि जब एग्जाम के आसपास में इस तरह के करंट अफेयर्स में कोई घटना घटित होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो एग्जाम में पूछ लेता है कि PSLV C51 के दौरान है ना अमेरिकन कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया गया था। अमेरिका के उपग्रहों की संख्या कितनी थी, तो 13 थी, भारत के 5 थे। और इसमें भारत का जो फेमस है वो सिंधु नेत्र था। भारत का कौन सा था, सिंधु नेत्र। और वहीं ब्राजील का जो था एक था, उसका नाम था अमोजोनिया सैटेलाइट था, ठीक है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है अमोजोनिया, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे PSLV C51 को, ये आपके काम का है, विशेष रूप से आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। चलिए आगे देखें। और वैसे भी PSLV C51 जो है कोरोना जब पिछली बार 2020 में जो कोविड का संक्रमण हुआ था उसके बाद अभी पहली परियोजना है जो मतलब इतने बड़े स्तर पर लॉन्च की गई, या कहें तो इस साल की पहली लॉन्च किया गया सैटेलाइट भारत से, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय घटनाक्रम में ही मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर तीरथ सिंह रावत, ये जो है कौन, तो यूके के CM है, उत्तराखंड के CM है और ये 10वें CM है, इस बात को आप याद रखना। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, गवर्नर यानी कि उत्तराखंड राज्यपाल, उनका नाम है श्रीमती बेबी रानी मौर्य, ठीक है। इनका आप नाम याद रखना, श्रीमती बेबी रानी मौर्य, ठीक। नेक्स्ट एक जलविद्युत परियोजना है पाकड़ डल जल विद्युत परियोजना। PCS में विशेष रूप से ये वाली परियोजना पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी 1000 मेगावाट की परियोजना है। और इस जो किस नदी पर ये परियोजना स्थापित की जा रही है, तो ये आपका है मरुसुदर नदी। ये जो है सहायक है किसकी, चिनाब की सहायक नदी है। इस पर योजना बनाई जा रही है पाकड़ डल जल विद्युत परियोजना, 1000 मेगावाट मरुसुदर नदी है ना, इस पर बनाई जा रही है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट आगे बात करें तो आगे और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हमने कंप्लीट किया। अब बात करेंगे हम किसके, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। आप डाल लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले जो हमारी हेडिंग आएगी वो आएगी क्वाड। क्वाड सम्मेलन, ठीक है। क्वाड सम्मेलन जो है अभी हुआ था, कब से कब तक हुआ था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इसका प्रथम सम्मेलन था, फर्स्ट ही सम्मेलन था इसका क्वाड का। और ये कैसे तरीके से हुआ था, वर्चुअल तरीके से हुआ था, ठीक है। वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन हुआ था क्वाड का। इसके सदस्य कौन कौन है, क्वाड में जो मेंबर हैं वो कौन कौन है वो हमें जानने हैं। एक तो आपका यूएसए है, एक भारत है, एक जापान है, और एक आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो मिलाकर के 4 देश यूएसए, ठीक है। यूएसए, अमेरिका, जापान, सॉरी यूएसए के हो गए, यूएसए, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों का सम्मेलन जिसे हमने नाम दिया है क्या, क्वाड, ठीक है। ये वर्चुअल तरीके से आयोजन हुआ था। अब महत्वपूर्ण बात यह है इसका उद्देश्य क्या है क्वाड का। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो अमेरिकन ये सब 4 देश जो है, चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं, चीन लगातार अपना विस्तार करता जा रहा है, तो चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए, है ना, उनको रोकने के लिए क्वाड सम्मेलन आयोजित किया गया था इन 4 देशों के द्वारा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, क्वाड को आप याद रखना विशेष रूप से। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक आपका G7 है। तो G7 का सम्मेलन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होगा जून 2021 में। और कहाँ होगा आपका, तो ये ब्रिटेन में होगा। कहाँ होगा, ब्रिटेन। प्रॉपर स्थल क्या होगा वो अभी फिक्स नहीं हुआ है, जब होगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आप नोट बना के लिख लीजिएगा, मैं ऐसे बोलता रहा हूँ कि अभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, यानी कि यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद, तो मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था मानवाधिकार को लेकर के। तो उस जब उसकी वोटिंग हुई थी तो भारत ने उस वोटिंग से अनुपस्थित रहा था, है ना। भारत क्या रहा था उस वोटिंग से अनुपस्थित, भारत ने उस वोटिंग में भाग नहीं लिया था। 1-2 बार पीसीएस में, यहाँ से करंट अफेयर्स में इस तरह से प्रश्न आए हैं कि इस प्रकार की वोटिंग में भारत की स्थिति क्या थी। तो भारत ने वोट किया था, भारत ने वोट नहीं किया था, या भारत अनुपस्थित रहा था। तो आपका आंसर होगा भारत क्या रहा था, अनुपस्थित रहा था, ठीक है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, और चाइना जो है उस पर अपनी निगाहें गड़ाए हुआ है। चाइना ने श्रीलंका के पक्ष में इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की थी, तो जबकि भारत ने जो था सपोर्ट नहीं करा था, उसने अनुपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। विश्व में हथियार, हथियार का मतलब आर्म्स, है ना। यहाँ पर बात करेंगे आयात और किसकी, निर्यात की। तो एक संस्था है स्वीडन की सिप्री है, स्वीडन की एक संस्था है सिप्री। इस सिप्री के द्वारा ये डाटा क्या करा जाता है, जारी किया जाता है, ठीक है। इस संस्था ने बताया कि 3 शीर्ष निर्यातक, मतलब विश्व में सबसे अधिक, है ना, विभिन्न प्रकार के हथियारों का निर्यात सर्वाधिक कौन करता है। तो 3 देश मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछे जाते हैं, विशेष रूप से याद रखना। पहला है यूएसए, दूसरा है रूस, और तीसरा है आपका फ्रांस। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली यह है कि रूस, आपका जो यूएसए है, यूएसए सर्वाधिक जो निर्यात करता है वो सऊदी अरब को करता है, ठीक है ना। यूएसए सर्वाधिक निर्यात करता है सऊदी अरब को, जबकि रूस सर्वाधिक निर्यात किसको करता है, भारत को। तो ये बात महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये 3 शीर्ष निर्यातक हो गए। 3 शीर्ष आयातकर्ता देश कौन कौन है। तो विश्व में सर्वाधिक जो आयात करता है वो करता है आपका सऊदी अरब। नंबर 2 पे करता है कौन, आपका भारत, ठीक है। और नंबर 3 पे करता है आपका मिस्र। भारत को सर्वाधिक कौन करता है, रूस करता है। टोटल का भारत जितने हथियार मंगाता है उसका 49% अकेले रूस भारत को सप्लाई करता है। तो प्रथम 3 स्थान
निर्यातक के और आयातक के सर्वाधिक निर्यात कौन करता है? यूएसए करता है, सेकंड नंबर पर रूस करता है, थर्ड पर फ्रांस करता है, जबकि सर्वाधिक आयात कौन करता है? सऊदी अरब। सर्वाधिक आयात कौन करेगा? सऊदी अरब। नंबर सेकंड पर भारत, नंबर थर्ड मिस्र। अब विशेष रूप से भारत की पोजीशन याद रखिएगा, सेकंड नंबर है विश्व में और नंबर 1 कौन है आपका? सऊदी अरब। ये डाटा पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब प्रश्न आपके एक पेपर में आएगा, आप जो भी सुपर टैट होने वाला, यूपी का सुपर टैट जो 6 से 8 वाला, उसमें भी पूछ सकता है, किसी परीक्षा में आएगी। ये सारी करंट अफेयर्स आप वनडे एग्जाम दे रहे हो उसमें भी आएगा। एपोफिस पूछेगा, एपोफिस क्या है? ठीक है, तो एपोफिस क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ये क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो पूछेगा एग्जाम में ये आएगा एपोफिस क्या है, तो उसमें विकल्प होंगे बहुत सारे, तो आप कहोगे क्षुद्र ग्रह। अब बात है क्षुद्र ग्रह ऐसे बहुत सारे चर्चा में क्यों रहा, तो ये जो है अभी हाल फिलहाल में है ना, पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक से गुजरा है, तो इसलिए चर्चा में रहा है। संभावना थी अगर ये पृथ्वी से टकरा जाता तो बहुत बड़ी हानि भारत मतलब पृथ्वी को हो जाती है, पृथ्वी को बहुत बड़ी हानि पहुँचती, लेकिन ये पृथ्वी के पास से गुजर गया। तो बस आप इसको याद रखना है, एपोफिस क्या है? तो क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी के पास से गुजरा है। और ये अब जो आपका शब्द है ना, यूनानी भाषा का शब्द है एपोफिस, इसका मतलब होता है तबाही का देवता, तबाही का देवता कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बात करें। स्वीडन एक देश है, यूरोपियन कंट्री है। स्वीडन ने अभी हाल फिलहाल में बोला है कि स्वीडन जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर जो संगठन है उसमें सम्मिलित होने के लिए इसने क्या कराया? अपनी गठबंधन है, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसमें सम्मिलित होने के लिए स्वीडन ने अपनी सहमति जता दी है कि ये इसमें संस्था में शामिल होगा, क्योंकि आप जानते हो ISA को प्रॉपर जो स्टेबल कर रहा है वो भारत के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक, आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और उसी में आपका महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं PM मोदी, ठीक है, ये जो थे अभी बीडी मतलब बांग्लादेश की यात्रा पर रहे। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग हो जाएगी कि PM मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर। ठीक है, अब ये कब से कब तक यात्रा की थी? तो ये इन्होंने 26 से 27 मार्च यात्रा की थी। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था यात्रा करने का, क्यों इन्होंने यात्रा की थी? तो वहाँ पर बंगबंधु है ना, बंगबंधु हैं शेख मुजीब उर रहमान, मैं नाम लिख दे रहा हूँ इनका, शेख मुजीब उर रहमान, ये बांग्लादेश के संस्थापक भी कहे जाते हैं। तो इनका जन्म शताब्दी मतलब जन्म को हुए 100 वर्ष पूरे हो गए थे। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम था जिसमें मोदी जी ने भाग लिया था। शेख मुजीब उर रहमान है ना, इनका जन्म शताब्दी कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुए थे। तो PM कौन है बांग्लादेश की? आपको सभी को पता है ना, PM बांग्लादेश शेख हसीना। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है याद रखने वाली कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो भारत ने 2 चीज़ें डोनेट की, किसको? बांग्लादेश को। एक तो 109 एम्बुलेंस दी थी इनको, किसको? बांग्लादेश को, और साथ में 12 लाख कोविड-19 की वैक्सीन दी थी, है ना। ये बात अलग है, हमारा देश आज इस समस्या से गुजर रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सामने ये बनी हुई है कोविड-19 को लेकर के। लेकिन फिलहाल तो जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तो इन्होंने 109 एम्बुलेंस दी थी बांग्लादेश के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही 12 लाख कोविड वैक्सीन भी दी थी इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप इसको विशेष रूप से याद रखेंगे PM मोदी की बांग्लादेश की यात्रा को। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेस है मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, मिताली एक्सप्रेस क्या है? तो जब PM मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तो इन्होंने वहां जाकर के एक भारत के और बांग्लादेश के मध्य एक ट्रेन की घोषणा की, जो ट्रेन चलाई जाएगी, और उसको नाम दिया गया क्या? मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मिताली एक्सप्रेस का मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, मिताली एक्सप्रेस को आप नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। तो आपसे पूछेगा कि मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में किन 2 देशों के मध्य चलाई गई है? तो आप कहोगे भारत
प्लस BD मतलब बांग्लादेश के मध्य चलाई गई है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी, स्थान कहाँ से कहाँ तक ये मिताली एक्सप्रेस चलेगी, तो ये चलेगी न्यू जलपाईगुड़ी से, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका। ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी से कहाँ चलेगी, ढाका। इसका जो प्रारंभ हुआ था 27 मार्च को। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, ये दूरी कितनी तय करेगी, तो 511 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगी। मैं यहाँ पर और आपको बताना चाहूँ तो 2 एक्सप्रेस और हैं, एक मैत्री है और एक बंधन है। 2 अन्य ट्रेन है, एक का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री, और एक है बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, आप इन 2 को भी याद रखना। मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट है वो मिताली एक्सप्रेस है। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के मध्य चल रही है, भारत के और बांग्लादेश के मध्य। उसी प्रकार से बंधन एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश के मध्य, यानी कुल मिलाकर के 3 वर्तमान में गाड़ियां हैं जो भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या कर रही हैं, इस समय चल रही हैं। ठीक है, तो मिताली, मैत्री और बंधन, ये तीनों एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, इन दोनों देश के मध्य विभिन्न स्थानों से अलग अलग चल रही हैं। ठीक है, अपने रूट पर। नेक्स्ट है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु है ना, मैत्री सेतु को लेकर के आपको ध्यान रखना है। मैत्री सेतु आपसे पूछा जाएगा, मैत्री सेतु क्या है। तो इसका जो उद्घाटन करा था, ठीक है, वो हुआ था 9 मार्च को, और किसने करा था, PM मोदी ने किया था। ठीक है, दूसरी बात, ये मैत्री सेतु जो है किस नदी पर है, एक नदी का नाम है फोन नदी। तो फोन नदी पर स्थित है ये। ठीक है, आप इसको फोन नदी पर स्थित, और ये किस किस को जोड़ेगा, तो बच्चा ये जोड़ेगा आपका सबरूम कहाँ पर है, त्रिपुरा, प्लस रामगढ़ पड़ता है BD मतलब बांग्लादेश। तो इन 2 देशों के मध्य है। ठीक है, मैं इसके बारे में, और इसकी लंबाई जो होगी, लंबाई होगी 1.9 किलोमीटर। मैं आपको स्पष्ट कर दूं चीज़ें यहाँ पर। मैत्री एक्सप्रेस का उद्घाटन 9 मार्च को PM मोदी ने करा था। किस नदी पर है, फोन नदी पर है। किस किसको जोड़ेगा, सबरूम, त्रिपुरा और रामगढ़ को जोड़ेगा। लंबाई कितनी होगी इसकी, 190 किलोमीटर की लंबाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक रिपोर्ट जारी हुई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। आप इस रिपोर्ट को विशेष रूप से याद रखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये 2018 से 2020 की डाटा इसमें लिया गया है। ठीक है, 18 से 20 के बीच की है। तो ये जो जारी हुई थी वो कब जारी हुई थी, आपका 20 मार्च को जारी हुई थी। क्यों, क्योंकि 20 मार्च को विश्व में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, इसलिए 20 मार्च 2021 को जारी की गई थी। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018-2020 का डाटा लिया गया है। ये कब जारी हुई है, 20 मार्च को जारी हुई है। क्यों, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे इसी दिन को मनाया जाता है विश्व में, इसीलिए। ठीक है, इसमें जो टोटल शामिल करे गए हैं देश इस रिपोर्ट में, तो टोटल देश शामिल करे गए थे 149। इन 149 में आपको प्रथम, मैं आपको 2 देश बता रहा हूँ। प्रथम 2 कौन कौन थे, क्रमशः हैं। सबसे पहले था फिनलैंड, सबसे ऊपर कौन था, फिनलैंड, और नेक्स्ट नंबर पर कौन था, डेनमार्क। नेक्स्ट कौन था, डेनमार्क। तो नंबर 1 फिनलैंड था, सेकंड नंबर पर कौन था, डेनमार्क था। वहीं अगर भारत की बात करें कि भारत की स्थिति क्या थी, तो भारत की जो पोजीशन थी वो थी 139, जबकि 2020 में भारत का स्थान था 144वां। मतलब इससे लास्ट ईयर 2020 में डाटा आया था। तो भारत की स्थिति क्या है इस बार इस इंडेक्स में, 139 है, लेकिन इससे पूर्व भारत की स्थिति क्या थी, 144 थी। ठीक है, और जो अंतिम स्थान है इस रिपोर्ट में, अंतिम स्थान जो मिला है वो किसको मिला है, अफगानिस्तान को। किसको, अफगानिस्तान। तो आप वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को याद रखेंगे विशेष रूप से। 20 मार्च को जारी हुई है,
टोटल कंट्री कितने 149। प्रथम दो देश कौन कौन से हैं, फिनलैंड, सेकंड नंबर पर डेनमार्क है। और भारत का स्थान कौन सा है 139। लास्ट ईयर भारत का स्थान कौन सा था 144 था। और 149 देशों में यानी कि 149वां स्थान किसका है, तो वो किसका है, अफगानिस्तान का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा नोट बना करके। दो तीन बातें मेरी, ईरान और चीन दो देश हैं, मैं आपको नाम लिख दे रहा हूँ। एक आपका ईरान है और दूसरा कौन सा है, चीन। तो ईरान और चीन के मध्य एक समझौता हुआ है। क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। और ये समझौता किससे संबंधित, व्यापार से संबंधित है। एक बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता अगले 25 वर्षों के लिए इन दोनों देशों के मध्य हुआ है। और इस समझौते को लेकर के जो हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है, जो हस्ताक्षर हुए हैं वो कहाँ पर हुए थे आपके, वो तेहरान में हुए थे, तेहरान। तो याद रखना इन दोनों देशों के मध्य अगले 25 वर्षों के लिए एक बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता हुआ और उसके हस्ताक्षर कहाँ हुए, तेहरान में। ठीक है, एक नोट बना के और लिख लीजिएगा आप कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में अपना दूतावास खोला है ना। इस बात को विशेष रूप से याद रखना कि यूएई ने इजराइल में अपना दूतावास खोला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब बात करते हैं विश्व आर्थिकी की, यानी आर्थिकी। ठीक है, इसकी बात करते हैं आर्थिकी। तो आर्थिकी में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। एक नए फंड की स्थापना की, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की स्थापना की गई है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसका उद्देश्य मैं आपको बताऊं उससे पहले थोड़ा सा बताऊं कि इसका जो फाइनेंस दिया जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं, अर्थात प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का जो फंड होगा इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो इसका पैसा आएगा स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के लिए जो पैसा इकट्ठा होगा वो स्वास्थ्य और शिक्षा पर उपकर लगा करके इसका जो पैसा इकट्ठा होगा, इस फंड में जो पैसा आएगा उस पैसे के लिए, है ना, लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा वगैरह के लिए खर्च किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के, भारत सरकार की जो भी स्वास्थ्य से संबंधित आपकी योजनाएं आएंगी उनके लिए फंड प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये फंड आएगा कहाँ से, तो स्वास्थ्य शिक्षा पर उपकर लगा करके ये फंड यहाँ से आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, अभी यूपी में कुछ प्रमुख महोत्सव मनाए गए हैं। ठीक है, यूपी में क्या बनाए गए हैं, महोत्सव। जैसे एक झांसी का मैं आपको बता रहा हूं, झांसी में कौन सा महोत्सव, स्ट्रॉबेरी जो फल होता है ना, स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था यहाँ पर झांसी में। दूसरा आपका लखनऊ, तो लखनऊ में गुड़ महोत्सव, मीठा गुड़ नहीं होता है, मिठाई होती है गुड़। और तीसरा सिद्धार्थनगर में जो है काला नमक व चावल महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार की एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद, उसके तहत ये महोत्सव मनाए गए हैं। एक योजना है एक जिला एक उत्पाद, तो उसके तहत झांसी में स्ट्रॉबेरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, लखनऊ में गुड़ के लिए और सिद्धार्थनगर में काला नमक और चावल इत्यादि के लिए से संबंधित महोत्सव बनाए गए जिनको प्रॉपर नाम दिया गया महोत्सव। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आर्थिकी में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और आर्थिकी में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बड़ा चर्चा में रहा था, शायद आप लोगों ने अगर पेपर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा उस बार, एम बी एवर गिवन क्या है, तो ये जो है एक आपका मालवाहक पोत है। क्या है, मालवाहक पोत है। इसकी जो लंबाई थी मालवाहक पोत की एवर गिवन की, एम बी एवर गिवन 400 मीटर लंबा है। ये कितना लंबा है, समथिंग मान लो आधा किलोमीटर के आसपास हो गया, है ना, 100 मीटर कम है। तो 400 मीटर लंबाई इसकी, 400 मीटर लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, इतना लंबा पोत है, इतना बड़ा पोत है ये 400 मीटर लंबाई वाला। ठीक है, तो ये पोत जो था आपका मलेशिया से कहाँ जा रहा था, नीदरलैंड जा रहा था।
नीदरलैंड्स जा रहा था, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये स्वेज नहर, आप जानते हो स्वेज नहर, स्वेज नहर में क्या हो गया था, फंस गया था। और स्वेज नहर में फंसने के कारण लगभग एक सप्ताह तक स्वेज नहर में व्यापार जो था प्रभावित हुआ था। मतलब वहाँ पर जो पोत थे वो ना आ पा रहे थे ना जा पा रहे थे। इसके चलते बहुत बड़ा नुकसान स्वेज नहर के चलते मिस्र गवर्नमेंट को, इजिप्ट गवर्नमेंट को हुआ था। स्वेज नहर के विषय में आप जानते हो कि स्वेज नहर जो है आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक क्या है आपका नहर है, जिसको नाम दिया गया है स्वेज नहर, ठीक है। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखना, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और फिर जो कंपनी है, आई थिंक जापान कंपनी का ये पोत था, उस पर फिर मिस्र गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक मतलब दंड लगाया था, पनिशमेंट दिया था। बहुत बड़ी राशि जो नुकसान हुआ था मिस्र गवर्नमेंट को, एक हफ्ते के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलते यहाँ से पोत नहीं जा पाए थे, तो वो सारा का सारा हर्जाना वसूला गया था इस कंपनी से जिसका ये विमान था, मतलब सॉरी पोत था, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिकी में ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कुछ बचत दर बता रहा हूँ आपको, बचत दरें। वैसे मैं अपनी और वीडियो में भी लास्ट वीडियो बता चुका हूँ, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगी भारत में। तो ये प्रमुख बचत दरें हैं, ठीक है। तो डाक बचत, डाकघर बचत, जो खाता होता है उस पर जो टैक्स मिलेगा कितना मिलेगा, उस पर जो मतलब आपको ब्याज मिलेगा 4% मिलेगा। दूसरा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर जो आपको मिलेगा वो 7.4% मिलेगा। वहीं अगर आप किसान विक्रय पत्र खरीदते हो, किसान विक्रय पत्र, तो आपको मिलेगा 6.9% ब्याज मिलेगा इस पर। अगर आप अपना पैसा सुकन्या समृद्धि योजना में लगाते हो या खाते में, सुकन्या समृद्धि खाता अगर आप खुलवाते हो बच्चे के नाम से, लड़की के नाम से, तो आपको मिलेगा 7.6% ब्याज प्राप्त होगा। अगर आप राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदते हैं तब आपको 6.8% ब्याज मिलेगा। और अगर आप पीपीएफ जो होता है आपका, पीपीएफ पर आपको कितना मिलेगा, 7.1% ब्याज मिलेगा। तो प्रमुख बचत दरें हैं जो 1 अप्रैल 2021 से देश में क्या हो गई हैं, लागू हो गई हैं। तो इन प्रमुख बचत दरों से कभी कभार एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है, अदरवाइज ज़्यादा इसमें नहीं पूछता, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे बात करूं, भारत का विदेशी मुद्रा कोष, ठीक है। ये जो है 2020-21 में इसमें जो वृद्धि हुई है वो 21% क्या हो गई है, वृद्धि हुई है। टोटल कुल मिलाकर तो 101 अरब डॉलर की क्या हुई है, ये वृद्धि हुई है, ठीक है। तो टोटल जो भारत का विदेशी मुद्रा कोष है, टोटल जो विदेशी मुद्रा कोष भारत का वो कितना है, 579.285 अरब डॉलर, ठीक है। इतना टोटल भारत का विदेशी मुद्रा कोष है। और इस टोटल में यहाँ से प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक भाग किसका है, सर्वाधिक किसका भाग है। तो याद रखना, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां की जो हिस्सेदारी है वो 537 है ना अरब डॉलर है। ये सब अरब डॉलर लिख रहा हूँ मैं आपको। दूसरा जो गोल्ड है भारत का यहाँ पर वो कितना है आपका, 34.9 अरब डॉलर का गोल्ड है। नेक्स्ट एसडीआर कितना है, 1.49 अरब डॉलर है। और आईएमएफ के पास जो जमा कराया भारत ने वो कितना है, तो 4.93 है ना अरब डॉलर। कुल मिलाकर के ये 579.285 भारत का विदेशी मुद्रा कोष है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें इसके अतिरिक्त इसमें आर्थिकी में ही, ठीक है। तो एक आपका मैं से और आपको बता दे रहा हूँ, नोट बना के लिख लीजिएगा आप उसमें आर्थिकी में, पीएनबी कार्ड्स, CARDS कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। ये पीएनबी की अनुषंगी कंपनी है जो कार्ड से रिलेटेड या फिर आपका सर्विस से रिलेटेड कार्य दिखेगी पीएनबी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट
श्यामला गोपीनाथ समिति, इसे आप विशेष रूप से याद रखेंगे, श्यामला गोपीनाथ समिति। इसका गठन जो हुआ है आरबीआई द्वारा गठन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो मैं इसका उद्देश्य बता दूं आपको। देश में बहुत सारे नए, इसको उद्देश्य में आप लिख लीजिएगा, देश में बहुत सारे नए यूनिवर्सल और स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी। देश में बहुत सारे नए यूनिवर्सल और स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी, या संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। उसी की रिकमेंडेशन के लिए किसको परमिशन दी जाए, किसके लिए ना दी जाए, उन सब आधार तत्वों की जांच करने के लिए श्यामला गोपीनाथ समिति गठन आरबीआई द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका श्यामला गोपीनाथ समिति। ठीक है, यहाँ तक हमने जो पढ़ा अभी, आपका आर्थिकी वाला सेक्शन हमारा क्या हो गया, पूरी तरह से कवर हुआ। और अब हम दर्पण का जो फोर्थ फैक्ट है, हमारा फोर्थ चैप्टर है, वो रहता है नवीनतम सामान्य ज्ञान। तो अब हम पढ़ेंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान। और मैं इस बार नवीनतम सामान्य ज्ञान में से बहुत सारी चीज़ें इस बार महत्वपूर्ण हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा नवीनतम सामान्य ज्ञान। और उसमें सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा हर्ष चौहान की। हर्ष चौहान कौन है, तो नेशनल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आप विशेष रूप से इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष है ना बनाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला नाम है M.A. गणपति। ये जो है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए क्या है, DG हैं, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुलदीप सिंह, ये कौन है, तो ये कुलदीप सिंह जो है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए DG हैं। ठीक है, ये भी महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है आपका के विजय राघवन कौन है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। के विजय राघवन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख नियुक्त हुए 4-5 व्यक्ति थे जो नवीनतम सामान्य ज्ञान हमने देखा था। अब आप हेडिंग बनाएंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान में ही प्रमुख पुरस्कार, कुछ अवार्ड हैं जो दिए गए हैं। और मैं आपको बताऊं तो इस बार जो मैं अवार्ड आपको बताने जा रहा हूं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसमें विशेष रूप से याद रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गांधी शांति पुरस्कार, और ये 2019 एंड 20 के लिए दिया गया है, 2 अलग अलग व्यक्तियों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें क्या प्रदान करते हैं, प्रशस्ति पत्र प्लस 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। गांधी शांति पुरस्कार में 2019 के लिए किसको दिया गया है और 2020 के लिए किसको दिया गया है, ये दोनों ही प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं आपका 2019 के कौन है, काबूस बिन सैद उल सैद। ठीक है, ये जो है ओमान के सुल्तान है। वहीं 2020 का जो मिला है शेख, अच्छा इनके आफ्टर डेथ मिला है, इनको काबूस बिन सैद उल सैद को आफ्टर डेथ मिला है। और शेख मुविज उर रहमान, ये बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाते हैं, इनको 2020 का मिला है। तो आप दोनों को ही याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक अवार्ड है VVC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, ये 2020 का पुरस्कार है, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया है, किसको मिला है, तो ये मिला है कोनेरू हम्पी को दिया गया है। ये शतरंज खिलाड़ी हैं, आप इनको याद रखना, शतरंज से संबंधित है कोनेरू हम्पी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट पुरस्कारों में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बार बार कह रहा हूँ, इस बार जो पीढ़ी आई है, यानी कि जो मैं आपको मई की पीढ़ी पढ़ा रहा हूँ,
इसमें पुरस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार इस बार इसमें दिए गए हैं, तो आपको भी सारे के सारे याद रखने हैं। अब ये 63वें ग्रैमी पुरस्कार, ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार होते हैं, संगीत से, ठीक है, किससे, संगीत से रिलेटेड होते हैं। और कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, 63वें पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें आपको विशेष रूप से पढ़ना है, ध्यान रखना है। वितरण कहाँ हुआ था इनका, कहाँ ये पुरस्कार बांटे गए थे, तो वे स्थान था लॉस एंजल्स। कहाँ पर है, यूएसए में, ठीक है। इसमें कुछ आपके मैं बता रहा हूँ, एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है, अभी बताता हूँ। फिर है रिकॉर्ड, एक पुरस्कार और है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये भी आपको याद रखना है। फिर है आपको सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एल्बम, तो ये हो गया आपका एल्बम ऑफ द ईयर, ये हो गया, रिकॉर्ड हो गया, सॉन्ग हो गया, ठीक है। तो पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर कौन रही है, तो इसका नाम है फोकलोर। एल्बम का नाम क्या है, फोकलोर। तो इस एल्बम को एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी पुरस्कार मिला है। वहीं आपका रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसका है, तो मिला है एवरीथिंग आई वांटेड को मिला है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है आई कांट ब्रीथ, ठीक है, इसको मिला है। तो एल्बम ऑफ द ईयर कौन सी है, फोकलोर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसका है, एवरीथिंग आई वांटेड। और सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन है, आई कांट ब्रीथ, ठीक है। यूट्यूब में जाना, इनको सुन लेना, आपको सब मिल जाएंगे। फोकलोर जो प्रॉपर मिला है, व्यक्ति कौन है यहाँ पर, तो टेलर स्विफ्ट, आई थिंक महिला है ये, टेलर स्विफ्ट को मिला है ये एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है। इनको तीसरी बार, थर्ड टाइम टेलर स्विफ्ट में जिस एल्बम में इन्होंने काम करा है, उस एल्बम को कुल मिलाकर के तीसरी बार इन्होंने, टेलर स्विफ्ट ने, ये एल्बम किसकी है, टेलर स्विफ्ट की, इनको थर्ड टाइम ये पुरस्कार मिला है, ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर का। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है आपका ये सेकंड वाला, मैं इसको यहाँ एरो बना के लिख रहा हूँ, ये मिला है बिली एलिस। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में जो काम किसने कराया, बिली एलिस ने कराया, और बिली एलिस को सेकंड टाइम है ना ये पुरस्कार मिला है। और वहीं आपका ये हो गया आपके 3, एक और हैं, महिला हैं ये बियांस, इनका नाम क्या है, वियांस की खास बात यह है, इन्होंने इस बार टोटल जो ग्रैमी अवार्ड बटे थे उसमें सर्वाधिक 4 ग्रैमी अवार्ड अकेले बियांस ने जीते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ गए। टोटल जो इस बार अवार्ड बटे थे उसमें 4 किसको मिले, अकेले बियांस को मिले हैं। और इस प्रकार इन 4 को जोड़ने के बाद बियांस के टोटल ग्रैमी अवार्ड की संख्या कितनी हो गई है, 28, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन ग्रैमी पुरस्कार को अब तक का याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा का याद रखना है हमको, फिर किसका, हिंदी भाषा का याद रखना है, फिर कन्नड़ भाषा का याद रखना है, और फिर संस्कृत का भी याद रखना है, ठीक है। तो मैं इनको ओरली बोल दे रहा हूँ, आप इनको विशेष रूप से याद रखें। वैसे आपके जो आपका लिंक है वीडियो का, आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स जो है मेरे पास, मैं इनको अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बिना लिखे भी आपका काम चल जाएगा। डिट्टो वही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अंग्रेजी का आप ध्यान देना, अंग्रेजी का जो नाम है, मतलब किस उपन्यास को किसको क्या मिला है, तो व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, तो एक उपन्यास है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है। और इसको जो लिखा है अरुंधति सुब्रमण्यम ने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उपन्यास का नाम आ जाएगा और डैश देकर यहाँ पर अरुंधति सुब्रमण्यम नाम आ जाएगा, ठीक है। हिंदी की अगर मैं बात करूँ, हिंदी का मिला है टोकरी में दिगांत, और इस प्रकार से एक यहाँ पर कॉमा बनाकर बीच में लिख देना, यहाँ पर ब्रैकेट में इनके थेरी गाथा 2014
थेरी गाथा 2014। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का टोकरी में दिगान थेरी गाथा 2014, ये पूरा कंप्लीट एक है, इसको मिला है। और इसकी जो रचना की है वो अनामिका ने की है। किसने की है? अनामिका। वहीं कन्नड़ का, देखो कन्नड़ का इसलिए महत्वपूर्ण है, कन्नड़ का पूछा नहीं जाता, लेकिन कन्नड़ का बस इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, कन्नड़ में किसको मिला है? श्री बाहुबली। ये उनका महाकाव्य है, जिस महाकाव्य को ये मिला है। अभी इनके लेखक को ना बताऊंगा अभी। श्री बाहुबली अहिम सादिक विजयम, अहिम सादिक विजयम, ये महाकाव्य है। इस महाकाव्य के लिए कन्नड़ भाषा में क्या मिला है आपका? साहित्य, राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार मिले हैं। लेकिन ये राइटर कौन है इसका, बस ये बात महत्वपूर्ण थी। इसके राइटर हैं आपके एम वीरप्पा मोइली। एम वीरप्पा मोइली कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, तो इनको ये अवार्ड मिला है, बस इसलिए ये कन्नड़ भाषा का महत्वपूर्ण हो गया। तो आपसे कभी पूछ ले कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली को किस भाषा में, है ना, इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो कन्नड़ भाषा में दिया गया, आपको याद रखना। नेक्स्ट, संस्कृत में जो मिला है वो वैशाली एक उपन्यास, आई थिंक, हाँ वैशाली उपन्यास है। और इस वैशाली उपन्यास किसने लिखा है? महेश चंद्र शर्मा गौतम ने लिखा है। तो किसने लिखा है? महेश चंद्र शर्मा गौतम ने वैशाली उपन्यास को लिखा था, इसलिए संस्कृत भाषा में को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है। तो ये 4 आपको प्रमुख भाषा हैं, या 8वीं अनुसूची की जो भाषा होती हैं उन कुल मिलाकर के 22 भाषाओं में दिया जाता है, उनमें से हमें 4 का ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पुरस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं, और पुरस्कारों में जो अगला पुरस्कार है, ठीक है, वो आपका है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेगा आपसे किसी न किसी परीक्षा में, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है। तो इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, मलयालम भाषा की है, इसलिए थोड़ा सा अजीब है। मरक्कर अरे बिक्का दालिते सिंघम, है ना, मरक्कर अरे बिक्का दालिते सिंघम, या इसका दूसरा नाम भी है मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, लाइन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। इसी का नाम है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, मरक्कर अरे बिक्का दालिते सिंघम या मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है। किस भाषा में है ये फिल्म? तो ये है मलयालम में, मलयालम भाषा में है। इसके निर्देशक कौन है? प्रियदर्शन, इसके फिल्म के निर्देशक हैं प्रियदर्शन, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के विषय में हो गई। अब मैं बात करूंगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहा है इस बार, डायरेक्टर कौन रहा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो उनका नाम है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान। संजय पूरन सिंह चौहान को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत 67वें में। तो इनकी जो फिल्म का नाम है 72 हूरें। तो 72 हूरों के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा रफ कर रहा हूँ स्पेस के लिए, इसी में आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहा है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब हीरो, ठीक है। तो वो 2 लोग रहे हैं, एक रहा है मनोज बाजपेयी और प्लस एक कौन है? धनुष, साउथ इंडिया, मनोज बाजपेयी और धनुष, ठीक है। मनोज बाजपेयी की जो फिल्म है भोंसले, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, जबकि धनुष को असुरन मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अच्छा, नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है?
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उनका नाम है कंगना रनौत, कंगना रनौत, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित की गई है। कंगना रनौत के लिए 2 फिल्मों के लिए मिला है, एक तो मणिकर्णिका, झांसी की रानी वाली जो फिल्म मणिकर्णिका, दूसरा है पंगा। तो इन 2 फिल्मों के लिए ना एक साथ है ना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 67वां में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है, ठीक है। और एक ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, पूछा जाए तो पता नहीं, वैसे पूछेगा नहीं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, वो थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, लेकिन यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हिंदी वर्ड आ गया ब्रैकेट में, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, तो वो रही छिछोरे, जो आपका सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी, उसको मिला है। नेक्स्ट आगे बढ़े। अभी पुरस्कार थोड़े से और बचे हैं, पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़े से ना महत्वपूर्ण भी हैं, ठीक है। किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020। इस पुरस्कार को देता कौन है, प्रदाता कौन है, प्रदान द्वारा किसके, FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है इसको। और ये पुरस्कार इस बार प्राप्त किसको हुआ है, प्राप्ति किसको ये पुरस्कार की, तो ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के लिए पुरस्कार मिला है, यानी कि भारतीय व कृषि अनुसंधान परिषद को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020। तो ये प्राप्त हुआ है आशा भोसले को, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पुरस्कार है, किसको मिला है, आशा भोसले को, ठीक है। तो इनको याद रखना। नेक्स्ट पुरस्कार की मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगले पुरस्कार देखते हैं। छियासठवें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है, तो वो रही है थप्पड़, ठीक है। और फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि जो एक्टर रहा है वो कौन रहा है, इरफान खान आफ्टर डेथ इनको मिला है, अंग्रेजी मीडियम के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हीरो के बाद हीरोइन जो तापसी पन्नू नाम है इनका, थप्पड़ मूवी के लिए मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो मिला है वो मिला है आपका ओम राउत, मूवी का नाम है तान्हाजी मूवी के लिए निर्देशक का पुरस्कार मिला है। और एक पुरस्कार और है इसी का, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ना, ये मिला है इरफान खान को मरणोपरांत, ये भी। तो इरफान खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 67वें फिल्म फेयर का वो इरफान खान को मिला है। तो याद रखना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत है, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो मिला है इस पुरस्कार का वो इरफान खान को मिला है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 का नहीं 19 का है, ठीक है, 2019 का दिया गया अभी इस वर्ष। तो ये कौन सा पुरस्कार था, 51वां है, 51वां पुरस्कार दिया गया है। किसको प्राप्त हुआ है ये, तो प्राप्त हुआ है रजनीकांत सुपरस्टार हैं ये, रजनीकांत साउथ के। इनका रजनीकांत का जो वास्तविक नाम है वो इनका नाम है शिवाजी राव गायकवाड़, शिवाजी राव गायकवाड़ का वास्तविक नाम है, ठीक है। इनके लिए स्वर्ण कमल दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में क्या क्या देते हैं तो मैं आपको बता दूं, स्वर्ण कमल प्लस 10 लाख,
रुपए कितने मिलते हैं? रुपए 10 लाख मिलते हैं। ठीक है, ये प्रथम जो मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को श्रीमती, सभी को पता होगा, श्रीमती देविका रानी को मिला था और वर्ष था 1969। और लास्ट ईयर 2018 का जो मिला था वो मिला था अमिताभ बच्चन को। तो याद रखना 2019 का मिला है रजनीकांत को और 2018 का मिला था अमिताभ बच्चन को। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और पहला श्रीमती देविका रानी 1969 में इनको पहला अवार्ड मिला था ये। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम बिना देर करें। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। के बिड़ला फाउंडेशन है एक, के बिड़ला फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन पुरस्कार है 2020। कुल मिलाकर के 3 पुरस्कार देता है। मैं आपको बताऊं कितने पुरस्कार? 3 पुरस्कार। एक देता है सरस्वती सम्मान देता है एक, दूसरा देता है व्यास सम्मान और तीसरा देता है बिहारी पुरस्कार। इसका नाम क्या है? बिहारी पुरस्कार। ये तीनों ही 30वें हैं। कौन से क्रम में है? 30वां। ये भी कौन सा है? 30वां। ये भी कौन सा है? 30वां। मैंने बताया के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। ठीक है, ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए राशि दी जाती है, व्यास सम्मान में 4 लाख दी जाती है और वहीं बिहारी पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए राशि दी जाती है। तो प्रश्न यहाँ से यह बनता है कि अब हाल फिलहाल में जो 30वां पुरस्कार है करंट अफेयर्स का वो किस किसको दिए गए हैं? तो देखो यहाँ पर जो 30वां पुरस्कार मिला है 2020 का, वो जो व्यक्ति हैं उनका नाम है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं हमारी 22, उसमें से किसी एक भाषा को पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी कृति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और वो जो प्रदान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया है। ठीक है, इनका उपन्यास है सनातन। तो किसके लिए मिला है? सनातन के लिए मिला है। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सनातन उपन्यास के लिए 30वां सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 2020 में प्रदान किया गया है। ठीक है, जबकि 2019 का यानी कि 29वां जो सरस्वती सम्मान था वो वासुदेव मोही को चेक बुक के लिए दिया गया था। वासुदेव मोही को चेक बुक, आप इसको याद रखेंगे, लिख देना यहाँ पर 29वां वासुदेव मोही के लिए चेक बुक के लिए दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा में 29वां भी पूछा जाता है विशेष रूप से पीसीएस में। व्यास सम्मान की बात करूं तो राशि इसमें 4 लाख है, लेकिन जो प्राप्त हुआ है हमें उनको जानना है कि प्राप्त किसको हुआ है। तो प्राप्त हुआ है ये प्रोफेसर शरद पगारे को मिला है। इनका जो उपन्यास है, किनका? प्रोफेसर शरद पगारे का उपन्यास है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, है ना, और ये इनके लिए मिला है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र, प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र के साम्राज्य के लिए मिला है। 29वां मिला था नासिर शर्मा के लिए। 29वां किसको मिला था? नासिर शर्मा को मिला था। कागज की नाव उनका उपन्यास था, उसके लिए मिला था। ठीक है, वहीं बिहारी पुरस्कार की बात करूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। बिहारी पुरस्कार की बात की जाए तो बिहारी पुरस्कार की जो प्राप्ति हुई है वो प्राप्ति हुई है श्री मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है। इनकी कृति, इनकी रचना महत्वपूर्ण है, इनकी रचना को याद रखना। तस्लीमा, इनकी रचना का नाम है तस्लीमा, है ना, संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की एक राइटर हैं, भारत में निवास कर रही हैं। तो श्री मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार मिला है 30वां। इनकी कृति का नाम क्या है? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए मिला है। ठीक है, वहीं 29वां मिला था मनीषा कुलश्रेष्ठ को मिला था। ठीक है, तो ये 3 पुरस्कार थे। नेक्स्ट मैं आगे चलूं तो आगे आपको बता दूं, ये पुरस्कार हमारे कंप्लीट हो गए जो नवीनतम सामान्य ज्ञान में पुरस्कार थे। 2023 है ना, आने वाला जो आपका 2023 है,
इसको हम मोटे अनाज के रूप में मनाएंगे, है ना। तो मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करा गया है यूएनओ के द्वारा। तो 2023 के लिए, है ना, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है मोटे अनाज के लिए। विशेष रूप से याद रखेंगे आप इसको। और इसके लिए प्रस्ताव जो लाया गया था भारत के द्वारा लाया गया था। अब मैं इसके साथ में आपको प्रमुख दिवस हैं, है ना, जो मार्च माह के हैं, उन दिवस को मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ओरली आपको बोल रहा हूँ। जैसे मैं पिछली वीडियो में बोलता हूँ, उसके लिखने में बहुत समय जाएगा, इसलिए ओरली बोल दे रहा हूँ। आप उनको ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 3 मार्च, हम 3 मार्च की बात करें तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव, यहाँ पर वन्य जीव अवार्ड है, तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाएगा। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, है ना, 10 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। लेकिन याद रखना इस बार 10 मार्च को है, वैसे ये मार्च के हर दूसरे बुधवार को मनाया जाता है ना। धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाते हैं? मार्च के दूसरे बुधवार को। तो जो भी डेट पड़ेगी हर बार डेट क्या होगी, अलग होगी, लेकिन डे फिक्स होगा, मार्च का हर दूसरा बुधवार होगा। 14 मार्च पाई नहीं होती मैथ में, जो पाई होती है वही पाई दिवस मनाते हैं, मैथ वाली पाई जो होती है वही। नेक्स्ट 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट 20 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। ठीक है, इसी तिथि को इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करा गया था इस बार। नेक्स्ट है 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस, चिड़िया होती है, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। फिर 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस कब है? 21 मार्च को। नेक्स्ट है 22 मार्च, सभी को पता है विश्व जल दिवस। नेक्स्ट 23 मार्च सभी को पता है बलिदान दिवस, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी इस डेट को। नेक्स्ट है 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। नेक्स्ट 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी जो बीमारी होती है उसको लेकर के 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। एक पुस्तक है, मैं बोल दे रहा हूँ ओरली, आप उसको याद रखना, लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, ये विल गेट्स की पुस्तक है। आप इस पुस्तक को विशेष रूप से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिवस कंप्लीट हो गए। नवीनतम सामान्य ज्ञान चल रहा है डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग 6, ये क्या है? डेजर्ट फ्लैग 6 जो एक बहु राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। बहुत सारे देशों ने इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया था। इसका जो आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, और उस स्थल का नाम था अल ध्राफा, है ना, वायु सैनिक केंद्र, अल धाफरा वायु सैनिक केंद्र में हुआ था। और इस डेजर्ट फ्लैग में, है ना, डेजर्ट फ्लैग जो हुआ था इसमें भारत भी क्या हुआ था, शामिल हुआ था। इसी प्रकार से एक और है आपका दस्तलिक सेकंड, ये भी आपका याद रखना, ये भारत के और प्लस उज्बेकिस्तान, भारत के और उज्बेकिस्तान के मध्य ये सैन्याभ्यास होता है। और इस बार ये कहाँ हुआ था? रानीखेत, रानीखेत कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में इसका इस बार आयोजन हुआ था। तो ये था हमारा नवीनतम सामान्य ज्ञान। बस अब लास्ट बचता है हमारा, वो बचता है हमारा खेल कूद। तो हम इसे भी फिनिश कर लेते हैं, खेल कूद को भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमारी दर्पण जो इस माह की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बात करें 24वीं सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, बस आप इसको आयोजन याद रखना कहाँ हुआ था, इसके अलावा कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पटियाला में हुई थी 15 से 19 मार्च के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक ओपन हुआ था, स्विस ओपन 2021। तो स्विस से आपको लग रहा है स्विट्जरलैंड, कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विस ओपन कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड।
लेकिन स्विट्जरलैंड में कहाँ इसका आयोजन हुआ था? आयोजन तो प्रॉपर जगह नाम था बासेल। क्या जगह थी? बासेल। बासेल कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर हुआ था। अब देखो हमें महिला एकल को जानना है बस यहाँ पर। क्यों महिला एकल? महिला एकल की विजेता और इसकी उपविजेता, मतलब इसको कौन जीता था? महिला एकल की बात कर रहा हूँ। महिला एकल में जीता कौन था और उपविजेता कौन रहा था? क्यों यहाँ पर उपविजेता तो भारतीय रही है, इसलिए बस महत्वपूर्ण हो गया, अदरवाइज ये महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन परीक्षाओं में फिर पूछ लेता है यहाँ पर इस तरह से। तो जो विजेता रही थी इसकी वो रही है कैरोलिना मारिन, इसकी विजेता है। वहीं इसकी उपविजेता कौन है? पीवी सिंधु। प्रश्न पूछेगा कि स्विस ओपन 2021 के महिला एकल में पीवी सिंधु किससे पराजित हुई थी? तो कैरोलिना मारिन से पराजित हुई थी। बस ये आपको यहाँ पर बात याद रखने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं खेलकूद में। ये हेडिंग है आपकी, जहाँ से मैंने 24 में लिखवाई है आपको ना, राष्ट्रीय चैंपियनशिप वगैरह, तो ये खेलकूद हेडिंग हो जाएगी आपके वहाँ से। नेक्स्ट है आपका आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये एक लंबे समय से चल रही है, लेकिन हमें इसका याद रखना है, इसका जो फाइनल होगा, हमें फाइनल से मतलब है इसके। तो फाइनल जो होगा दो देशों के मध्य होगा, एक तो भारत के बीच होगा और दूसरा देश कौन सा होगा? न्यूजीलैंड। तो इन दो देशों के मध्य आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन होगा। किस किस के मध्य? भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। ये फाइनल होगा कहाँ? स्थान कहाँ पर ये फाइनल होगा? तो साउथहैम्पटन में होगा। साउथहैम्पटन कहाँ पड़ता है? तो आपका इंग्लैंड में है, यहाँ पर इसका आयोजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी जो है आपकी, ये 2020-21 के लिए है। और इसका विजेता याद रखना आप, विजेता कौन है? इसका विजेता है मुंबई, और उपविजेता कौन रही है? वो रही था आपका यूपी, ठीक है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 विजेता मुंबई और उपविजेता कौन है? इसका यूपी। पृथ्वी शाह का कप्तान है मुंबई का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, एक खिलाड़ी हैं कीरॉन पोलार्ड जो है, इनकी विशेषता क्या है? इन्होंने एक ओवर में 6 सिक्स लगाए थे। एक ओवर में क्या लगाए? 6 सिक्स। तो वो बॉलर कौन था भाई? उस बॉलर के बारे में जानना है। बॉलर कौन था? आकिला धनंजय। कहाँ के? श्रीलंका के। और किसने छक्के मारे थे? ये वेस्ट इंडीज का कौन है? पोलार्ड। ये वेस्ट इंडीज के हैं। इन्होंने इसके एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। तो ये अपने आप में क्या महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बस खत्म हो रहा है T20 है ना, T20 जो क्रिकेट मैच है, T20 14वीं हैट्रिक। T20 की 14वीं हैट्रिक जो लगाई है वो किसने लगाई है? तो वो बॉलर का नाम क्या है? आपको बॉलर को याद रखना है। उस बॉलर का नाम है यही आकिला धनंजय। T20 की 14वीं हैट्रिक इन्होंने लगाई है, आकिला धनंजय ने। लेकिन अगले ही ओवर में, इसी मैच के अगले ही ओवर में कीरॉन पोलार्ड ने क्या करता है? एक ओवर में 6 छक्के इनके मार दिए थे। तो बड़ा ही है ना, इनके लिए अच्छा अनुभव नहीं रहा होगा कि जहाँ एक बार हैट्रिक लिए वहीं अगले ओवर में 6 छक्के पड़ गए इनको। नेक्स्ट और आपका और कुछ नहीं है, आईपीएल के विषय में दे रखा है थोड़ा सा। तो आईपीएल जो प्रारंभ हुआ था 9 अप्रैल को प्रारंभ हुआ था, आयोजन भारत में हुआ है। लेकिन आप जानते हो कि आईपीएल पर रोक लगा दी गई है, तो वो इस समय फिलहाल महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और आपका नोवाक जोकोविच एक खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। तो एटीपी रैंकिंग होती है, एटीपी रैंकिंग सर्वाधिक समय के नंबर 1 खिलाड़ी ये रहे हैं, ठीक है। तो अदरवाइज इसके अलावा और कुछ नहीं था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल के लिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जून के साथ।